वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं डी के सिंह, फैकल्टी केमिस्ट्री एट फ्यूचर फोरम। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट जो भी सेशन था उस सेशन में हम लोगों ने HUP हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड DDP डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल को हमने फिनिश किया था। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा टॉपिक था वो हमारा चल रहा था वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो वेव मैकेनिकल मॉडल में हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर करना था। पहला डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल DDP एंड दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं HUP एंड थर्ड वन वॉज अर्विन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, या हम इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मीन्स हमें मालूम है कि इट इज पार्ट ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल। यस, ये वेव मैकेनिकल मॉडल का एक पार्ट है। इस पार्ट में क्या है, मैं इसकी बात समझते हैं भाई। बोर मॉडल के फेल होने के बाद डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी 2 प्रिंसिपल आया। इन दोनों प्रिंसिपल को कंसीडर करते हुए श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन डेवलप किया। उस इक्वेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली एटम के अंदर जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनका जो मैनर है अरेंजमेंट का वो किस तरह से होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद इन लिमिट हमें पढ़ना है। हमारे कोर्स में इसकी एक लिमिटेशन है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। एंड उसके बाद इसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कुछ हमें पॉइंट्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर, जैसा कि मैंने आपको कंटेंट में बताया था। एंड क्वांटम नंबर के अंदर हम इन्हीं इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, रियल सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। और उन इक्वेशन से हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चलता है। तो एक चीज मैं रिपीट कराऊंगा, एक चीज मैं रिपीट करा देता हूं। पहला जो था, पहला हमने पढ़ा था DDP डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल। दूसरा हमने पढ़ा HUP हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड थर्ड वन था अर्विन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको आज हमें पढ़ना है। ठीक है, श्रोडिंगर ने क्या किया? बेसिकली श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन डेवलप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन लिखें। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या था? डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v टाइम्स साई अपान h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। खतरनाक दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल डरावना सा। केमिस्ट्री में सर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ये तो पढ़ा होगा, बाई डी पढ़ा होगा, ओवर dx पढ़ा होगा, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे डेल ओवर डेल एक्स। क्लियर हुआ? अब आपको मालूम है इसका एक बार डिफरेंशिएशन और अगर कर देते हैं तो यही होता है d2 ओवर dx स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? तो बेसिकली मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा, जो डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर कॉमा डेल अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर कॉमा डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर, ये बेसिकली है डबल डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या है? डबल डिफरेंशिएशन है। किसका? साई का। किसका बेटा? साई का, ऑफ साई। सो पहला जो हमारे सामने जो पॉइंट आएगा वो साई आता है कि व्हाट इज साई। साई का मतलब शर्मिला, है ना? टीचर से कम क्वेश्चन पूछने वाला, है ना? ऐसा नहीं। साई बेसिकली इसको नाम देते हैं वेव फंक्शन, या इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड फंक्शन। क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड फंक्शन।
उसके बाद देखो एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड आर कार्टेशियन कार्ड या एक्सिस बोलोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अलग अलग एक्सिस हैं, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आते हैं ई। ये बेसिकली टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी। और वी आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पाई एम एच आर कांस्टेंट, हमें मालूम है ये क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस बी एच स्क्वायर अपॉन इंटू साई इजकल टू 0। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की कहानी हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जिसमें ये डबल डिफरेंशिएशन है ऑफ साई। साई है वेव फंक्शन अथवा एम्पलीट्यूड फंक्शन, एक्स वाई जेड आर द कार्टेशियन कार्ड्स या एक्सिस बोलते हैं। ई टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी इज पोटेंशियल एनर्जी, पाई एच एंड एम आर द कांस्टेंट। ये हमको पहले समझना है। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? और इसमें हमें स्टेटमेंट लिखना होगा, स्टेटमेंट लिखना होगा। क्लियर हो गया? स्टेटमेंट लिखना शुरू करो। लिखोगे आफ्टर फेल्योर ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, आफ्टर फेल्योर ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल of atom, new model was introduced by Erwin Schrödinger known as wave mechanical model, लिखोगे this model is consistence of HUP and DDP। HUP का मतलब आपको मालूम है, पीछे क्लास में बताया था, एंड DDP, HUP and DDP। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। लिखोगे आगे, इसी में आगे और स्टेटमेंट लिखोगे, इसी में आगे लिखोगे दिस मॉडल ऑफ श्रोडिंगर, इन दिस मॉडल श्रोडिंगर assume electron as a wave within, या ऐसे लिखोगे इलेक्ट्रॉन एज ए वेव which present in positive field of nucleus, positive field of equation नहीं, न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करिए फटाफट, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें फटाफट। चलिए आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख लिया आपने? चलो अब हम बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ
साई। देखो भाई, जो साई है एम्पलीट्यूड फंक्शन, उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ऐसे लिखोगे, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। समझ में आ रहा है? इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आगे लिखोगे, इट इज अ वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड फंक्शन, इट इज वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड फंक्शन which is continuous and differentiable, which is continuous and differentiable, देखो ना डिफरेंशिएशन हो रहा है, which is continuous and differentiable but it does not have any physical significance, it does not have any physical significance। समझ में आ रहा है? पहली बात। दूसरा हमें जानना है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, या आप सीधे इसको लिख सकते हो साई स्क्वायर है क्या। मैं आपको बता दूं, साई स्क्वायर है बेसिकली, ऐसे समझोगे, जो वेव मैकेनिकल मॉडल था उसने ये कहा ये हमारा न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बटे हुए हैं, कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं है, कुछ नहीं है, पाथ वगैरह होते ही नहीं है, ये पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। देखना भाई, ये पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बात जो इंपॉर्टेंट थी वो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी हो सकते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है, कोई वेल डिफाइंड पाथ की जरूरत नहीं है। वेल डिफाइंड पाथ की बात करी थी किसने? बोर एटॉमिक मॉडल ने। लेकिन श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन था उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है। होने के लिए जो मस्ट कंडीशन है उसकी हम बात करने जा रहे हैं। जो साई स्क्वायर था, ये साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या रिप्रेजेंट करता है समझोगे? जो साई स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा साई स्क्वायर, इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ findings electron in the region of space around the nucleus, around the nucleus। सिर्फ यही बात आपको समझना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साई क्या है? साई है बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स इलेक्ट्रॉन अराउंड द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब साई स्क्वायर अगर कहीं पे मैक्सिमम है तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। साई स्क्वायर मिनिमम है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स। साई स्क्वायर जहाँ पे ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी
ऑफ फाइंडिंग्स इलेक्ट्रॉन इज 0, राइट ना। अगर कहीं पे 0 हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स इलेक्ट्रॉन को 0 होगा, समझ में आ रहा है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली साई स्क्वायर इजकल टू 0, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं बेटा? नोड। थोड़ा समझोगे, नोड होता है, साई स्क्वायर की वैल्यू 0 नोड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? नोड। मतलब साई स्क्वायर इजकल टू 0 या नोड को अगर हम डिफाइन करें तो इसको बोलते हैं रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of findings electron is 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 हो उसको बोलते हैं नोड या साई इक्वल टू 0। बस समझते जाओ, इसको लिखते जाओ, इतना ही हमें आना है। समझ में आ गया? लिखो इसको फटाफट। चले, अब साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है समझ में आ रहा है? देखो, जो नॉन जीरो वैल्यू होती है साई की, उन्हीं को बोलते हैं हम ऑर्बिटल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम कह सकते हैं नॉन जीरो, मतलब ऑर्बिटल्स की मैं बात करूंगा। पहले तुमको समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होगे। मैं यहीं पे लिखूं तो आपने इससे पहले आपने ऑर्बिट सुना है, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। अब हमने आपको बताया ऑर्बिटल। मैं आपको बताऊं, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या होता है? रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर probability of findings electron is maximum। किसी भी स्पेस का वो रीजन न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना मैक्सिमम हो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल वहीं आएगा या उसी रीजन को हम ऑर्बिटल कहेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे। आप ऐसे समझोगे, हमने कहा यह हमारा एटम है, बड़ा एटम बन गया, छोटा बनाते हैं भाई, इतना बड़ा एटम नहीं होना चाहिए। ये हमने कहा एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। हमने कहा सपोज इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहीं ज्यादा है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे दिखा देते हैं भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे? ऑर्बिटल। और इसको क्या बोलोगे? नोड बोलोगे। क्यों भाई? यहां पे इलेक्ट्रॉन है नहीं। बोलो साई स्क्वायर की वैल्यू 0 और साई स्क्वायर की वैल्यू नॉन जीरो। तो नॉन जीरो ऑर्बिटल और 0 नोड। क्लियर हुआ? बोलो, ये समझ में आया क्या? नोट करोगे? फटाफट नोट करोगे इसको, जल्दी नोट करिए आप लोग। ठीक है बेटा, सही हो गया ये। चले आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे
मैं आप लोगों को समझा देता हूं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। हम लोग यहां पे ऑर्बिट लिख लेते हैं और यहां पे ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स समझोगे? ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स लिखोगे। ऑर्बिट में इट इज वेल डिफाइंड path. It is well defined path where probability of findings electron, ऐसे लिखोगे, it is well defined path where electron revolve around the nucleus। और इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब क्या होता है? रीजन ऑफ स्पेस वेयर probability of finding electron is max। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये एक सर्कुलर पाथ हो सकता है ऐसे, ये न्यूक्लियस है, ये पाथ हो सकता है, इसको प्लस ये क्या होगा? ऑर्बिट होगा। लेकिन ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, ये ऑर्बिटल हो सकता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन हो वो ऑर्बिटल होंगे, ये ऑर्बिटल हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बात समझ में आ गई। दूसरा, ये सर्कुलर होता है, 2D होता है, जबकि ये स्फेरिकल होता है और 3D होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम कह सकते हैं ऐसे कह सकते हैं कि ये S, P, D और F के फॉर्म में होता है, SPDF के फॉर्म में होता है, और ये KL, M, N, O। आपको मालूम होगा N = 1 को K, 2 को L, 3 को M, 4 को N, 5 को O। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड SPDF भी होता है, हम इसको बताएंगे अभी आगे चल के। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, क्लियर हो गया? बोलिए। चलें आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर ऑर्बिट में देखोगे, लिख लिया हो तो, अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट की हम बात करें तो ये होता है 2n², वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल भी कहते हैं। थोड़ी देर ध्यान दोगे। वाइल अगर हम यहाँ पे देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल की बात करें तो ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन। किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। आगे बढ़ोगे। चौथा, ऑर्बिटल जो होता है नॉन
डायरेक्शनल होता है, मीन्स ये शेप नहीं बता सकता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बता सकता। while orbitals are directional in nature, it can explain the shape। फटाफट इसको नोट करो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शेप भी एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसमें दोनों में फिफ्थ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फिफ्थ में इसको लिखोगे ऑर्बिटल डू नॉट, ऐसे लिखोगे ऑर्बिट डज नॉट consider by HUP and DDP। पांचवा में आप लिखो while orbital is considered by HUP and DDP, HUP and DDP। फटाफट नोट करिए इसको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऑर्बिट वेल डिफाइंड पार्ट, 2 डायमेंशनल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², ऑर्बिटल रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, शेप डिफरेंट हो सकता है, SPDF तीनों के सबके अलग अलग शेप हो सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ऑर्बिट, सर्कुलर, ऑर्बिटल कुछ भी हो सकता है, देखेंगे आगे। ऑर्बिट हमारा 2D होता है, ऑर्बिटल हमारा 3D होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑर्बिटल हमारे डायरेक्शनल होते हैं, जो डायरेक्शनल होते हैं वो शेप बता सकते हैं, जो नॉन डायरेक्शनल होते हैं वो मॉलिक्यूल के शेप को नहीं बताते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो HUP और DDP की हमने बात करी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी और डी ब्रोगली डुअल प्रिंसिपल की बात करी, तो ऑर्बिटल की डिस्कशन इस थ्योरी में किया गया, वाइल ऑर्बिट की डिस्कशन नहीं की गई। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने डिस्कस किया। अब हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे बेसिकली डिफरेंट ऑर्बिटल्स के शेप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पहले इसको नोट करो, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी